नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल का शकील अहमद बयान पर प्रतिक्रिया, कानून का राज स्थापित, अपराधी बचेगा नहीं। भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण देने पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान, संजय राउत ने केंद्र और भाजपा पर किया पलटवार। नीट छात्रा मौत मामले में पुलिस खाली हाथ, मीना तिवारी ने बिहार सरकार पर उठाए सवाल, बेटी बचाओ अभियान का ऐलान। संजय गांधी नेशनल पार्क में अवैध अतिक्रमण हटाने पर तनाव, आदिवासी विरोध के बाद पुलिस लौटने को मजबूर। सूरत में पत्नी ने पति की बेरहमी से की हत्या, हल्दी वाले दूध में जहर डालकर और गला दबाकर दिया गया अंजाम। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने शकील अहमद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पर उठ रहे सवालों के बीच इस तरह की घटनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में कानून का राज स्थापित है और यदि कोई भी अपराध होता है तो अपराधी किसी भी हालत में बचकर नहीं जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि सभी को कानून के दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि शकील अहमद जी ने सबसे पहले तो कांग्रेस को आईना दिखाया और कांग्रेस के नेतृत्व पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में इस तरह की घटनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है और कानून का राज है। कानून के राज में किसी तरह की कोई घटना अगर होती भी है तो अपराधी जो है बचकर। एसवाईएल नहर विवाद को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है। उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और अब इसे सुलझाए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं की वाणी उन्हें मार्गदर्शन देती है और पंजाब की परंपरा मानवता की सेवा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा पंजाब का दुश्मन नहीं बल्कि भाई है। भगवंत मान ने जल संकट को वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि पानी का मसला आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए गंभीर विषय बनने वाला है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर जहां भी बातचीत होती है, पानी का मुद्दा प्रमुखता से उठता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों के अधिकारी नियमित रूप से बैठक करेंगे ताकि समाधान निकाला जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। जी के वारिस हैं जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना। हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहां तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, जो तो ये मुद्दा काफी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज लाने की जरूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले सीएम हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नजदीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। हम महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने के फैसले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना उद्धव बालसाहब ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने इस फैसले पर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। संजय राउत ने आरोप लगाया कि भगत सिंह कोश्यारी ने अपने राज्यपाल कार्यकाल के दौरान उद्धव ठाकरे की बहुमत वाली सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई, जिससे लोकतंत्र और संविधान को गंभीर क्षति पहुंची। राउत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित करना महाराष्ट्र के इतिहास और राज्य के महापुरुषों का अपमान है।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कोश्यारी के कार्यकाल के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं को आहत करने वाले थे। संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार से भी इस सम्मान का विरोध करने की मांग की है और कहा है कि यह फैसला जनता की भावना के खिलाफ है। इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। देखिए, मैंने कल भी उसके ऊपर बात किया है। कोश्यारी जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। तो एक प्रचारक को, आरएसएस के प्रचारक को पद्म भूषण से सम्मानित किया, वो उनकी बात है, उनकी सरकार है, उनकी विचारधारा के लोग हैं। बात ऐसी है कि जब कोश्यारी जी महाराष्ट्र में थे तो खुलेआम छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले का इंसल्ट किया राज्यपाल पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने। तो महाराष्ट्र का मन तो दुखी है ना कि शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले को, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान करने वाले को अगर मोदी जी की सरकार पद्म भूषण से उनका गौरव करती है तो हम निषेध करेंगे उसका, हमको ये मंजूर नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि कोश्यारी का जीवन समर्पित रहा है और उन्होंने भारत नेपाल संबंधों को मजबूत किया तथा वन रैंक वन पेंशन जैसे मामलों में योगदान दिया है, इसलिए पद्म भूषण से सम्मान लेना उचित है। भगतसिंग कोश्यारी जी यांचं एकूण जीवन जर आपण बघितलं तर अतिशय समर्पित जीवन जगलेला व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे पाहता येईल आणि या देशाच्या एकूण प्रगतीमध्ये ज्यांनी हातभार लावला त्यांच्यापैकी ते एक आहेत आणि त्यांनी केलेलं सर्वात महत्त्वाचं कार्य म्हणजे आपल्या सेनेकरता वन रँक वन पेन्शन जी सेनेची मागणी होती त्या समितीचे, संसदीय समितीचे अध्यक्ष भगतसिंग कोश्यारी जी होते आणि त्यांच्या रिपोर्टवर भारत सरकारने इतक्या वर्षाची जी सेनेची मागणी होती वन रँक वन पेन्शनची, ती मागणी मान्य केली आणि त्यामुळे ज्या व्यक्तीने हेच नाही तर पहाडी क्षेत्रातलं त्यांचं कार्य, नेपाळ सोबत भारताचे संबंध सुदृढ करण्याचं त्यांचं कार्य, अशा विविध अंगी कार्यांमुळे त्यांना पद्मश्री दिलेली आहे। नीट छात्रा की मौत के मामले में घटना के 22 से 23 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिलने को लेकर सियासी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। भाकपा माले के महिला संगठन की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 6 जनवरी को घटना हुई लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। उन्होंने इसे बिहार में सुशासन की हकीकत बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। मीना तिवारी ने कहा कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा। उन्होंने ऐलान किया कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक जहानाबाद से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी और 13 फरवरी को बिहार विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया जाएगा। मेरा नाम मीना तिवारी है, अपुआ से हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि 6 तारीख को नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई और 20 दिन से ज्यादा समय बीत गया है लेकिन अभी भी बिहार की पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। सबसे आश्चर्यजनक है कि जब घटना हुई उस लड़की को बेहोशी के हालत में अस्पताल में ले जाया गया, उसके बाद उसके परिवार का जो कहना था, यहाँ की पुलिस ने उन बातों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और पुलिस की तरफ से बयान आया, पुलिस के उच्च अधिकारी की तरफ से बयान आया कि बलात्कार नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, आप लोग ये जानते हैं कि बलात्कार है कि नहीं है, ये एक लीगल टर्म है और ये फैसला सुनाने का काम कोर्ट का होता है। पुलिस का काम होता है कि जो आरोप लगा है उस आरोप के आधार पे जांच पड़ताल करे।
मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। बोरीवली स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क में अवैध अतिक्रमण हटाने के प्रयास दौरान गंभीर तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस और बीएमसी अधिकारियों की टीम जब पार्क के अंदर अतिक्रमण हटाने गई तो स्थानीय आदिवासी परिवारों ने कड़ा विरोध किया। विरोध के दौरान पुलिस और अधिकारियों पर पथराव हुआ और कई जगह संघर्ष देखने को मिला। भारी भीड़ और उग्र माहौल के कारण पुलिस को वापस लौटना पड़ा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत पार्क की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए की जा रही थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी बल और बंदोबस्त तैनात किया गया। फिलहाल तनावपूर्ण माहौल को शांत करने की कोशिश जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ है कि आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमने प्रदेश में इसे लागू किया। राज्य की जनता ने इसके लिए हमें जनादेश भी दिया था। सभी को सामान्य न्याय, सबके लिए एक कानून ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा आजादी के बाद से लगातार होती रही है। संविधान के अनुच्छेद में इसका प्रावधान भी किया गया था, लेकिन लंबा काल बीता और कानून लागू नहीं हुआ था। ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था। सूरत के लिंबायत इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी इशरत जहान ने अपने ही पति हैदर अली की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी का आरोप है कि पति लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करता था और हर महीने घर आने पर आपत्तिजनक दवाओं का सेवन करके उसकी क्रूरता की सारी हदें पार करता था। लगातार हो रहे अत्याचार और शारीरिक यातनाओं से तंग आकर इशरत जहान ने 1 जनवरी की रात हैदर अली को हल्दी वाले दूध में चुपचाप चूहे मारने की जहरीली दवा मिलाकर दिया और जहर का असर धीरे धीरे होने पर उसके गले और छाती पर दबाव डालकर हत्या कर दी गई। हैदर अली की मौत 5 जनवरी को सिविल अस्पताल में हुई। मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है और यह जांच में पता लगाया जा रहा है कि इस वारदात में किसी और की भूमिका तो नहीं थी। इस घटना ने पति और पत्नी के रिश्ते और समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस थाने में 25/1/2026 के रोज एक मर्डर का गुना दाखिल किया गया है। मैटर ऐसी थी कि एक इशरत खातून है, उसको अपने पति के साथ अनबन बनाव था, तो हर बार उसको शारीरिक यातना और पीड़ा, मानसिक पीड़ा देता था। तो उसने नक्की कर लिया कि अब उसका जो पति है वो मुंबई में मजदूरी काम करता था, 1 महीने वहाँ काम करता था, फिर सूरत जब भी आता था तो उसको हैरान परेशान करता था। तो उसने नक्की कर लिया कि मुझे कैसे भी करके मेरे पति को इधर से उसको मार डालना है। तो उसके बाद 1 जनवरी 2026 के रोज उसने हल्दी उसको जो मरण जना रहे उसको सर्दी बुखार था, तो उसको हल्दी वाले दूध में उसने चूहा मारने की दवाई थोड़ी अल्प मात्रा में पिलाई, पर वो उससे मरा नहीं। 2-3-4 दिन चला गया। फिर 5 जनवरी को उसने नक्की किया कि अभी मुझे मार ही डालना है, तो उसने गला दबा के और चेस्ट के ऊपर दबाव डाल के उसको मार डालने की प्रयत्न किया। फिर वो एकदम हलना चलना बंद कर दिया। तो जो उसकी पत्नी है उसने नाटक किया कि अभी मैं उसको हैश हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। फिर स्मीमेर हॉस्पिटल में उसको लेके गए और वहाँ जहाँ उसको मृत जाहिर किया गया। उसके बाद पीएम करवाने के बाद डेड बॉडी उसके रिलेटिव को और सौंप दी गई।
पूरा मामला संज्ञान में हमारे तब आया कि उसके घर पे जाके जब उसकी डेड बॉडी है, उसका छोटा भाई अरशद अली है, वो अपने भाई की डेड बॉडी को मोतीहार पूर्वी चंपारण बिहार का नेटिव था वहां उसको दफन विधि करवाने के लिए के जाने वाला था। पर उसकी भाभी थी, उसने मना किया कि उशरत खातून ने कि मैं मेरी पति की डेड बॉडी है उसको लिंबायत सूरत शहर में ही दफनाना चाहती हूँ। तो उसके बाद दोनों को बोलाचाली हुई, उसके बाद पूरा मामला सामने आया। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। थाई एयर एशिया की फ्लाइट FD से आए यात्रियों की जांच के दौरान 25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड्स बरामद हुआ। इस मामले में 2 महिलाओं समेत कुल 5 तस्करों को हिरासत में लिया गया है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि नशीला पदार्थ खिलौनों के डिब्बों में छिपा कर लाया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के अश्विनी कुमार द्विवेदी, गौरव विधुरी, मीना और पंजाब की मनप्रीत कौर एवं दिलप्रीत कौर शामिल हैं। प्रारंभिक पूछताछ में अश्विनी कुमार द्विवेदी को गिरोह का सरगना बताया जा रहा है और गया एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक अवधेश कुमार ने बरामदगी की पुष्टि की और कहा कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS ने नवसारी से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय फैजान शेख को गिरफ्तार किया है, जिस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और अल कायदा से जुड़ने होने का संदेश है। ATS के मुताबिक आरोपी पिछले 4 वर्षों से नवसारी के 4 पुल और झारवाड़ इलाके में रह रहा था और शूट स्पेशलिस्ट के तौर पर काम भी कर रहा था। खुफिया इनपुट के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद जांच में उसके पास से अवैध हथियार बरामद होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के ढूंढवाला नरपत नगर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा और जांच एजेंसियों का कहना है कि फैजान शेख कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए से समाज में डर और अशांति फैलाने की साजिश रच रहा था। नाम इस्लामुद्दीन अलाउद्दीन शेख, जो मैं हुई थी टेलर का काम करता हूँ। यहाँ 12-15 साल से काम करता हूँ, फैमिली के साथ में रहता हूँ सर। और कारीगर भी मेरे पास में काम करते हैं टेलर का, मैं मास्टर हूँ, कटिंग करके देता हूँ, कारीगर काम करते हैं जी सर। ये और जो आदमी था, लड़का था, वो कितने लड़का वो फैजान नाम था उसका, जिला रामपुर तहसील स्वाद नरपत नगर का रहने वाला है। और भी कारीगर सब वहीं के रहने वाले हैं सर। और वो काम करता था, 5-6 महीने हो गए उसे, मुहर्रम के बाद से आया था सर। और कोड बनाता था, काम करता था अच्छा भला जी सर। पुलिस वाले ने आपकी भी पूछताछ की है, दारू वाला मिला है? जी सर, इसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं। मुझसे खाली इतनी पता करा कि आप टेलर का काम कब से कर रहे हैं इतनी जी सर, बाकी मेरे को जानकारी नहीं। आज देश भर में बैंकिंग सेवाएं बाधित रही, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ा। बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर हड़ताल की। कर्मचारियों का कहना है कि जिस प्रकार सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन का कार्य लागू है, उसी तरह बैंकों में भी 5 दिन का वर्क सिस्टम लागू किया जाए। पटना स्थित R ब्लॉक के पास बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार के साथ पूर्व में हुई वार्ता पर अब तक अमल नहीं किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में भी आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगा। पूरे देश भर में आज जो बैंकिंग सेवा है, बैंकिंग सेवा ठप है। बता दें कि बैंक कर्मचारियों जो हैं पूरी तरीके से हड़ताल पर चले गए हैं और मांग कर रहे हैं कि 5 दिन तक ही बैंकिंग सेवा का जो है वो समय दिया जाए। जिस तरीके से सचिवालय में सुविधा दी जाती है, उसी तरीके से हम लोग को भी सुविधा दिया जाए। अभी हम पटना के जो R ब्लॉक पे हैं, R ब्लॉक पर देख रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है। यहाँ पे 2-3 बैंक है, तमाम बैंक के जो स्टाफ हैं वो हड़ताल पर चल गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और हाथ में तख्ती लिए हुए हैं। 5 डेज वर्क वीक, वर्क लाइफ बैलेंस आवर डिमांड है। इस तरीके से तमाम जो लोग हैं मांग कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोग की मांग है? सर, हमारी मांग है 5 डे बैंकिंग, क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से बहाली रोक रखी है। स्टाफ कमते जा रहे हैं, वर्क प्रेशर बढ़ते जा रहा है और हम लोग 9 बजे से 9 बजे रात तक काम करने के लिए मजबूर हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, बहाली भी नहीं कर रही है। और हम लोग इसलिए एक रिटर्न नेगोशिएशन हुआ था बाईपार्टाइट में कि हम लोग आपको देंगे, DFS से स्वीकृति करा के सेंट्रल गवर्नमेंट के PMO से स्वीकृति होगी और ये 5 डे बैंकिंग लागू होगी। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक नहीं हुई। पूरे देश भर में आप जी 9 यूनियन होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, सारे एक साथ हम लोग स्ट्राइक पे हैं
और बैंक का चक्का जाम कर देना है और अपना मांग जो है उसको ले लेना है। अगर नहीं मानती है सरकार तो आगे भी स्ट्राइक करेंगे, इंडेफिनिट पे भी जाएंगे, जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक, जब तक हम लोग को हक न मिले। सरकार जब तक बात नहीं सुनी, जब तक हम जो लोग हैं आंदोलन करते रहेंगे, तमाम जो लोग हैं, तमाम बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल पे है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। 5 दिनों का आप लोग का डिमांड है कि 5 दिनों तक ये काम। जी बिल्कुल, बैंकिंग का जो भी मांग होता है सेटलमेंट के थ्रू होता है। सेटलमेंट हर एक 5 साल पे आता है। 2024 में सेटलमेंट हुआ था, उसमें आईबीए और बैंक के यूनियन के बीच हुआ, उसमें 5 डेज बैंकिंग का लागू करने का बोला गया। आईबीए ने, जब भी हम लोग आईबीए से पूछे कि भैया आगे क्या हुआ है, तो उन्होंने यही बताया कि हम सरकार को बोल दिए हैं। अब सरकार उधर से जवाब कुछ दे नहीं रही है, तो टाल मटोल सिर्फ मतलब आईबीए और सरकार कर रही है। जबकि 5 डे बैंकिंग हम जो मांग कर रहे हैं, इसके बदले अभी 2nd एंड 4th सैटरडे बैंक में छुट्टी है, 1st और 3rd और 5th वर्किंग रहता है। तो उस जो वर्किंग हम लोग का माइनस होगा, उसके बदले 40 मिनट एक्स्ट्रा काम भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अलग से हमको चाहिए। तो महीना में 2nd सैटरडे को तो आप लोग को छुट्टी? जी 2nd एंड 4th छुट्टी है, 1st और 3rd वर्किंग है। तो 1st और 3rd जो हम मांग रहे हैं, उसके बदले 40 मिनट एक्स्ट्रा वर्किंग भी करेंगे। फिर भी सरकार ने मांग रही है। आज जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसमें सारे जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद हों चाहे कहीं भी हों, सबका तनख्वाह कटेगा। ऐसा नहीं कि फ्री में हम लोग ये कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। अब आप लोगों के थ्रू सरकार के पास जाएगा आवाज़। सरकार अगर मानेगी या आगे बात करेगी, बात करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। पिछले सप्ताह सरकार और हम लोग के यूनियन के बीच 2 दिन की वार्ता कंटिन्यू हुई, लेकिन सरकार ने नहीं माना। तब सरकार की तरफ से क्या कुछ बस वेट कीजिए, बस आगे कुछ हाँ या नहीं कर रहे हैं। नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि वहाँ साइन किया हुआ है, तो नहीं तो बोल नहीं सकते हैं। हाँ के लिए बोलेंगे तो भैया दो, तो बस वेट कीजिए वाला कहानी है। अब वेट कीजिए, टाल मटोल आप कितना दिन कीजिएगा। बस इसी के लिए हम लोग 1 दिन का सिर्फ स्ट्राइक पे हैं। आज सिर्फ हड़ताल पर गए? जी आज पूरे यूनियन का, पूरे बैंक का, ऑल ओवर इंडिया का आज स्ट्राइक है। आज ऑल ओवर इंडिया का पूरी तरीके से स्ट्राइक है। तमाम जो लोग हैं वो धरने प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात जो है बात सुनी जाए। अगर 5 डेज का वर्क नहीं दी जाएगी तो आगे भी जो है हड़ताल है वो हड़ताल हम लोग की जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि विप्लव कुमार देव की परिवर्तन संकल्प आयोजित बैठक में हिस्सा लिया और उनके नेतृत्व का समर्थन भी किया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार बंगाल में बदलाव अवश्य आएगा और सभी लोग इसके लिए विप्लव कुमार देव का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में सक्रिय देश विरोधी ताकतों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसे लोग वंदे मातरम, गणतंत्र दिवस और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ काम कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस और सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता को सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। बड़ा अनुभव है, उसका नेतृत्व में, गाइडेंस में बंगाल में भी इस बार परिवर्तन आएगा। हम सब उनको वेलकम कर रहा है। सड़का में कल रात को जिस तरह से भारत यहाँ जिहादी एंटी नेशनल फोर्स एक्टिव है, ये लोग कर रहा है। जो लोग वंदे मातरम के खिलाफ है, रिपब्लिक डे के खिलाफ है, नेशनल एंथम के खिलाफ है, देश की जो झंडा है उनका खिलाफ है, और जो लोग अरब संस्कृति से विश्वास करता है वो लोग का काम है। दादा आज कोई भारतीय नहीं कर सकता। आज भी हावड़ा के पाइकपाड़ा में ये पूरा पुलिस फेल हो गया सर, और यहाँ कोई सरकार नहीं है, पुलिस मिनिस्टर पूरा। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।